फर्स्ट क्या था हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक एक करके मैं सभी को एक्सप्लेन करता हूं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, अब सांद्र विलयन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली है क्या, अगर कोई सा ऐसा सॉल्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, और मैंने ये भी एक डेफिनेशन बताई थी कि जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब विलेय जो होगा वो हमेशा कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा, और वहीं जो विलायक होगा वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो कम मात्रा में उपस्थित होगा। आया समझ में? इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे विलेय होगा वो ज्यादा होगा और विलायक कम होगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये सॉल्यूशन बनेगा कैसे? तो इसका मतलब ये कि मैं क्या करता हूँ कि 100 ग्राम NaCl में 50 ml वाटर डाल देता हूँ। ठीक है, 100 ग्राम NaCl में मैं 50 ml का क्या डाल देता हूँ, वाटर डाल देता हूँ। इससे मेरा क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम एसिड को कंसंट्रेट करते हैं। मतलब एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड आपने सुना होगा, एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड है क्या? कंसंट्रेटेड मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। एसिड उसमें कम से कम 98% होगा और 2% वहां पे क्या होगा, वाटर होगा। ऐसा समझ में? 98% एसिड है और 2% वाटर है। इसका मतलब क्या कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत कम है। एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 98% विलेय है और 2% क्या है, विलायक है। आया समझ में? अब दोनों की स्टेट क्या थी, दोनों की वहां पे अगर हम स्टेट देखें तो दोनों द्रव्य में थे, तो द्रव्य में थे इसलिए सॉल्यूशन भी किस में बना उनका, द्रव्य में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा होगी, विलायक की मात्रा कम होगी उसके कंपैरिजन में। ये आ गया होगा समझ में। अब आते हैं अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं तनु विलयन। अब तनु विलयन क्या है? जैसा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, जो हमारा सांद्र विलयन था, उसी का जस्ट विपरीत क्या होता है, हमारा तनु विलयन। ठीक है, कंसंट्रेटेड के जस्ट अपोजिट क्या होगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था कि कंसंट्रेटेड में जो विलेय होगा वो ज्यादा होगा, विलायक कम होगा। इसमें क्या होता है, विलेय जो होगा हमारा वो कम होगा और विलायक जो होगा वो ज्यादा, विलायक ज्यादा होगा। आया समझ में? ठीक है, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एसिड को ही हम डाइल्यूट में देखते हैं, डाइल्यूट फंक्शन देखते हैं इसका क्या होता है। तो इसमें 98% पहले क्या था, एसिड था, 2% वाटर था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 98% वाटर है और 2% एसिड है। डाइल्यूट एसिड को अधिकतर लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी होती है, उसकी हार्मफुलनेस की जरूरत नहीं होती। अगर मैं एसिड को डाइल्यूट कर दूंगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज, हार्मफुल प्रॉपर्टीज है, वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। जब हम 11th में जाते हैं, 11th से जब हम लैबोरेटरीज वगैरह केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिकल्स को, एसिड्स वगैरह को समझने के लिए लैबोरेटरीज में जाते हैं, तो उस टाइम पे जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ठीक है, एसिड को भी हमें डाइल्यूट एसिड दिया जाता है। अब डाइल्यूट एसिड क्या है, तो अगर मैं डायरेक्टली कंसंट्रेटेड दे दूंगा तो वो हार्मफुल होगा बहुत ज्यादा। हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो वो गलती से भी अगर हमारे ऊपर गिर गया तो हमें बहुत ज्यादा वो डैमेज कर सकता है। इसी वजह से क्या दिया जाता है वहां पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें एसिड तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में, बाकी उसमें सब कुछ क्या है, पानी है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वहां पे यूज किया जाता है। डाइल्यूट को हम इम्प्योर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एसिड का वो क्या है, इम्प्योर सॉल्यूशन है। आया समझ में? एसिड को क्या किया है, एसिड में उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलाई है वाटर की, तब जाके वो डाइल्यूट बना है। कंसंट्रेटेड को हम प्योर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब एसिड उसमें ज्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो इम्प्योरिटीज बहुत कम है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्यूशन। और डाइल्यूट को क्या बोला जाता है, इम्प्योर सॉल्यूशन। इसमें डाइल्यूट में 98% वाटर होगा और 2% ही बस एसिड होगा। ये एक एग्जांपल है जो मैं एसिड और वाटर का ले रहा हूं।
थर्ड थोड़ा समझने लायक है, तो वो अच्छे से समझना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। फोर्थ जो है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, असंतृप्त विलयन। फिफ्थ जो है हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे क्या बोला जा सकता है, अति संतृप्त विलयन। अब इनकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जितना है उतना ही सॉल्वेंट हो। ठीक है, क्या होगा, देखो क्या करते हैं, जो मैंने एक बीकर में मैंने पानी लिया, ठीक है, या फिर एक समझ लो कि ग्लास के एक कांच की ग्लास में मैंने क्या लिया, पानी लिया, उसमें मैं अब शक्कर मिला रहा हूं। एक चम्मच मैंने शक्कर मिलाई, उसको घोला तो वो घुल गई। दूसरी चम्मच शक्कर मिलाई, उसको भी घोला तो वो भी घुल गई। तीसरी चम्मच में शक्कर मिलाई मैंने, वो भी घोल दी। अब जैसे जैसे मैं शक्कर को बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये कंडीशन कब आएगी, जब यहाँ पे 50% सॉल्यूट हो जाएगा और 50% सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में, इसका मतलब जितना सॉल्यूट है उतना सॉल्वेंट हो जाएगा तो वो घुलना बंद हो जाएगी। अब इसको भी समझो कि ये घुलती कैसे। जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मैटर से मिलकर बने हुए हैं और सबकी ज्योमेट्री जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जब मैं दो स्फीयर्स को, दो गोलों को आपस में मिलाऊंगा तो उनके बीच में जगह कुछ खाली रह जाती है। इसी टाइप से मैटर जब आपस में मिलते हैं तो उनमें बहुत सारी जगह क्या हो जाती है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली रह जाती है। जब मैं वाटर में नमक को मिलाता हूँ या पानी को मिलाता हूँ तो नमक को मिलाता हूँ या फिर शक्कर को मिलाता हूँ तो यही शक्कर डिसॉल्व होने के बाद वो जो जगहें खाली होती है वहां पर जाके बैठ जाती है। अब उन जगहों को ये भर देती है, जितने शक्कर उसमें डिसॉल्व हो सकती है, जितनी जगहें वहां पे भरा सकती है उतनी भरा जाती है। और उसके बाद जब वो खाली हो जाती है, मतलब पूरे तरीके से जगह भरा जाती है, तब शक्कर का डिसॉल्व होना उसमें बंद हो जाता है। और वो कब होगा, जब 50% सॉल्यूट होगा, 50% सॉल्वेंट होगा, 50% विलेय होगा, 50% विलायक होगा, तब ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड बात है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, अब मुझे क्या करना है और शक्कर को उसमें मिलाना है। तो मैं उसी ग्लास का जो पानी है जिसमें पूरे शक्कर मिली हुई है उसको मैं एक कढ़ाई में डालता हूँ, ठीक है, या फिर किसी एक भगोने में डालता हूँ और उसको क्या करता हूँ, टेम्परेचर देना स्टार्ट करता हूँ। उसको क्या करूंगा, मैं गर्म करूंगा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको टेम्परेचर देता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ 100 डिग्री, आप कितना भी टेम्परेचर उसको दे सकते हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल्स फिर से खुले, फिर से फ्रीली मूव हुए और वापस से आके एक स्टेबल स्टेट में आए। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में जगह क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब मैं अगर और शक्कर उसमें मिलाऊंगा तो शक्कर और उसमें मिलती जाएगी। आपने अगर कभी घर पे चाशनी बनाई होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे बोल कर रहा हूँ। जब हम उसको गर्म करते हैं तो और शक्कर उसमें घुलती जाती है और शक्कर उसमें मिलती जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैं सॉल्यूट और ज्यादा मिलाता जाऊंगा तब जाकर वो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। पहले क्या मैंने टेम्परेचर नहीं दिया था लेकिन सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया। सेकंड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको दे रहा हूं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को मैं क्या दूंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी। पानी जो है वो कम हो जाएगा और शक्कर वहां पे ज्यादा हो जाएगी। आया ना समझ में? ठीक है, तो जब मैं क्या कर रहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने किसको बोला कि 50% सॉलिड है, 50% सॉल्वेंट है, लेकिन मैं गर्म कर रहा हूं और उसमें और क्या कर रहा हूं, शक्कर को मिलाता जा रहा हूं। ठीक है, शक्कर को मिलाते जा रहा हूं तो उसी स्टेट को मैंने क्या बोला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड हम सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड पे आते हैं। सुपर सैचुरेटेड मैंने किसको बोला कि जो सॉल्यूशन है जिसमें मैं शक्कर मिलाता जा रहा था तो एक ऐसी स्टेट आएगी जिस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बंद ही हो जाएगा, मतलब अब डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है, पूरी सीरीज ही है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट उसमें ज्यादा होगा, सॉल्वेंट उसमें कम होगा, तो वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है,
सेकंड मैंने क्या बोला कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा, मतलब विलेय कम होगा विलायक ज्यादा होगा, तो इसको मैं क्या लूंगा डाइल्यूट, जिसको मैंने इम्प्योर सॉल्यूशन भी बोला, अशुद्ध सॉल्यूशन भी बोला, अशुद्ध विलायक। थर्ड क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मैं सॉल्यूट को इतना मिलाऊं कि वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए, तब तक मैं मिलाता जाऊं, तो उसको मैं क्या लूंगा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं टेंपरेचर को बढ़ा रहा हूं और उसमें और सॉल्वेंट सॉरी और विलेय को मिला रहा हूं और सॉल्यूट को मिला रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब टेंपरेचर मैंने दिया और मैं मिलाता जा रहा हूं, लेकिन एक ऐसी स्टेट आ गई है जहां पे अब मिलना बंद ही हो गया, अब डिसॉल्व होना उसमें घुलना बंद हो गया पूरे तरीके से सॉल्यूट, तो उसको मैं क्या लूंगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा काफी कम हो जाएगी और सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड में अंतर केवल इतना है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जब मैंने टेंपरेचर स्टार्टिंग दिया और उसमें और डिसॉल्व होने लग गया, तो उसको मैं लूंगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्या है, जब डिसॉल्व होना बंद ही हो गया, टेंपरेचर देने पर भी डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो उसको मैं क्या लूंगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हमने पूरे तरीके से पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, उसकी फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन टाइप्स कितने होते हैं ये पढ़ लिया, केमिकल स्टेट्स पे कितने टाइप होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज और आगे बची हुई है कि हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि किस किस स्टेट पे हम इनके मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इनकी बेसिक डेफिनेशंस, जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज है, 3 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले, तो 3 नंबर में डेफिनेशंस का आना ज्यादा पॉसिबल है। थैंक यू।